नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल को देख रहे थे और रीतिकाल में रीतिबद्ध कवियों को देख रहे थे। तो आज के हमारे जो कवि हैं वो है प्रताप शाही। आइए देखते हैं रीतिबद्ध कवि प्रताप शाही को। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रताप शाही। ये रीतिकाल की 8वीं क्लास है। इसके पहले 7 क्लास हो चुकी है। आज के कवि कौन है? प्रताप शाही। प्रताप शाही आज के कवि हैं। रचना काल की बात करें इनके तो 1823 से 1843 ईस्वी के बीच रचना काल की बात की जाए तो 1823 से 1843 ईस्वी के बीच। और ये किसके अनुसार है? ये है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनका रचना काल कब से कब तक है? 1823 से लेकर के 1843 ईस्वी के बीच। आश्रयदाता राजा कौन थे? आश्रयदाता राजा की बात की जाए तो आश्रयदाता विक्रम शाही थे। विक्रम शाही। और ये चरखारी बुंदेलखंड के शासक थे। चरखारी बुंदेलखंड खंड के शासक। इसके अलावा शिव सिंह सेंगर के अनुसार लिखी नई लाइन से शिव सिंह सेंगर के अनुसार शिव सिंह सेंगर के अनुसार इन्हें ओरछा नरेश ओरछा नरेश छत्रसाल ने भी आश्रय दिया था। छत्रसाल ने भी आश्रय दिया था। पिता का नाम इनके रत्नसेन बंदीजन था। पिता का नाम क्या था? रत्नसेन बंदीजन। माता का नाम विद्यावती था। माता का नाम विद्यावती। हम देख रहे हैं प्रताप शाही के बारे में। इनका रचना काल 1823 ईस्वी से 1843 ईस्वी के बीच है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आश्रयदाता कौन है? विक्रम शाही है, चरखारी बुंदेलखंड के शासक। शिव सिंह सेंगर के अनुसार इन्हें ओरछा नरेश छत्रसाल ने भी आश्रय दिया था। और पिता कौन है? रत्नसेन बंदीजन है, माता विद्यावती है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? आइए देखते हैं। रचनाएं कौन कौन सी हैं?
व्यंग्यार्थ कौमुदी इनकी पहली रचना है। व्यंग्यार्थ कौमुदी दूसरी रचना रसचंद्रिका। रसचंद्रिका रत्नचंद्रिका तीसरी रचना है। रत्नचंद्रिका चौथी रचना क्या है? सिंगार मंजरी। सिंगार मंजरी। व्यंग्यार्थ कौमुदी, रसचंद्रिका, रत्नचंद्रिका, सिंगार मंजरी। जय सिंह प्रकाश, एक रचना का नाम इनके है जय सिंह प्रकाश। उसके बाद अलंकार चिंतामणि। अलंकार चिंतामणि। काव्य विनोद भी इनकी रचना है। काव्य विनोद, काव्य विलास भी इनकी रचना है। रसराज की टीका 9 नंबर, रसराज की टीका। जुगल नक्सिक। जुगल नक्सिक। और एक रचना है इनकी सिंगार शिरोमणि। सिंगार शिरोमणि। ये तो हो गई इनकी रचनाएं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे काव्य विलास है, व्यंग्यार्थ कौमुदी है, जुगल नक्सिक है, जयसिंह प्रकाश है, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी एक रचना है रत्नचंद्रिका, जो बिहारी सतसई की टीका पर लिखी गई है। आप लोग इतना लिख लीजिए, उसके बाद हम इनकी रचनाओं के बारे में जो विशेष है उसको करवा देते हैं। आइए एक बार प्रताप शाही को दोबारा हम देख लेते हैं। रचना काल 1823 से 1843 ईस्वी के बीच, ये किसका मानना है? रामचंद्र शुक्ल का मानना है। आश्रयदाता कौन थे? विक्रम शाही थे और चरखारी बुंदेलखंड के शासक थे वो। शिव सिंह सेंगर के अनुसार इन्हें ओरछा नरेश छत्रसाल ने भी आश्रय दिया था। पिता का नाम पूछा जाए तो क्या है? रत्नसेन बंदीजन है। माता का नाम विद्यावती है। रचनाएं कौन कौन सी हैं? व्यंग्यार्थ कौमुदी, रसचंद्रिका, रत्नचंद्रिका, सिंगार मंजरी, जय सिंह प्रकाश, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, काव्य विलास, रसराज की टीका, जुगल नक्सिक, सिंगार शिरोमणि। ये इनकी रचनाएं। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में जो महत्वपूर्ण है। 3-4 रचनाएं इसमें महत्वपूर्ण है। जैसे एक तो आप इसको महत्वपूर्ण समझिए, जय सिंह प्रकाश को भी महत्वपूर्ण समझिए, और रत्नचंद्रिका को भी महत्वपूर्ण आप समझिए। इसके अलावा सिंगार शिरोमणि को भी आप महत्वपूर्ण, जुगल नक्सिक, ये रचनाएं महत्वपूर्ण है। ये रचनाएं अक्सर पूछी गई। ठीक, तो आप लोगों ने लिख लिया है। चलिए और आगे बढ़े।
अब इनकी रचना व्यंग्यार्क कौमुदी में क्या है ये देख लीजिए। नायिका भेद रस एवं ध्वनि की विवेचना। नायिका भेद भी है इसमें, रस एवं ध्वनि की विवेचना। ध्वनि की विवेचना। दूसरी रचना जयसिंह प्रकाश। जयसिंह प्रकाश, रसों की विवेचना है इसमें। रसों की विवेचना। रसों की विवेचना। काव्य विलास। अगली रचना क्या है? काव्य विलास। काव्य विलास। इसके बारे में देख ले, सभी काव्यांगों की विवेचना है। सभी काव्यांगों की विवेचना है। आप लोग लिखिए। इसके अलावा जुगल नक्सिक 4 नंबर पर। जुगल नक्सिक। इसमें क्या है? राम और सीता का नक्सिक वर्णन। राम व सीता का नक्सिक वर्णन। ये 4 रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है, इनको हमें देखना था। पहली रचना क्या है? व्यंग्यार्क कौमुदी। किससे संबंधित है? नायिका भेद से संबंधित है। इसमें रस भी मिलता है और ध्वनि की विवेचना भी। नायिका भेद, रस एवं ध्वनि की विवेचना हमने तीनों करवा दिया है आपको एक साथ। जयसिंह प्रकाश में क्या है? रसों की विवेचना की गई। आप ये पूछा जाए जयसिंह प्रकाश किससे संबंधित है, तो रसों से संबंधित है। काव्य विलास सभी काव्यांगों की विवेचना है। जुगल नक्सिक राम और सीता का नक्सिक वर्णन है। अब आइए आलोचकों के मत को देखते हैं, इनके बारे में आलोचकों का क्या कहना है। आलोचकों के मत। चलिए लिखते हैं। रीतकाल के अंतिम कवियों में, रीतकाल के अंतिम कवियों में रीतकाल के अंतिम कवियों में प्रतापशाही उल्लेख योग्य हैं। प्रतापशाही कहीं पर ऐसे मिलता है, कहीं पर बड़ी ई लगी रहती है, कहीं पर छोटी।
कहीं पर हर्ष ई और कहीं पर दीर्घ। प्रतापशाही उल्लेख योग्य है, उल्लेख योग्य है क्योंकि इनकी रचनाओं में क्योंकि इनकी रचनाओं में क्योंकि इनकी रचनाओं में सफाई और सरसता दोनों का योग है। सफाई और सरसता, सफाई और सरसता दोनों का योग, दोनों का योग है। और ये किसने कहा है? कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कथन क्या है? रीत काल के अंतिम कवियों में प्रतापशाही उल्लेख योग्य है क्योंकि इनकी रचनाओं में सफाई और सरसता दोनों का योग है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा कथन लिखिए। प्रतापशाही की रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी व्यंग्यार्थ कौमुदी में नायिका भेद तथा ध्वनि का जैसा व्यापक समालोचन हुआ है, वैसा रीतकाल के अन्य ग्रंथों में रीतकाल के अन्य ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता। कथन क्या है? प्रतापशाही की रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी में नायिका भेद तथा ध्वनि का जैसा व्यापक समालोचन हुआ है वैसा रीतकाल के अन्य ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन। अभी तक दो कथन करवाए हैं। पहला क्या है? रीतकाल के अंतिम कवियों में प्रतापशाही उल्लेख योग है क्योंकि इनकी रचनाओं में सफाई और सरसता दोनों का योग है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रतापशाही की रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी में नायिका भेद तथा ध्वनि का जैसा व्यापक समालोचन हुआ है वैसा रीतकाल के अन्य ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता। ये कथन किसका है? ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। आइए तीसरा कथन लिखते हैं। रस परिपाक और व्यंग की रस परिपाक और व्यंग की
दृष्टि से प्रतापशाही का काव्य, दृष्टि से प्रतापशाही का काव्य विशिष्ट है। विशिष्ट है। प्रतापशाही के उपरांत, प्रतापशाही के उपरांत रीतिकाल में रस परिपाक और व्यंग्य की दृष्टि से प्रतापशाही का काव्य विशिष्ट है। प्रतापशाही के उपरांत रीति काव्य में कवित्व का चरम उत्कर्ष नहीं मिलता। कवित्व का चरमोत्कर्ष नहीं मिलता। नहीं मिलता है। रस परिपाक और व्यंग्य की दृष्टि से प्रतापशाही का काव्य विशिष्ट है। प्रतापशाही के उपरांत रीत काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष नहीं मिलता। ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल। अब आप लोग लिख लीजिए। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लिया जाए। व्यंग्यार्थ कौमुदी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये कैसी किससे संबंधित है? नायिका भेद रस और ध्वनि की विवेचना की गई है। जयसिंह प्रकाश रसों से संबंधित है। काव्य विलास सभी काव्यों की विवेचना है। जुगल नक्सिक राम और सीता का नक्सिक वर्णन है। हम देख रहे हैं आलोचकों के मत। आलोचकों के मत में पहला मत क्या है? रीत काल के अंतिम कवियों में प्रतापशाही उल्लेख योग्य है क्योंकि इनकी रचनाओं में सफाई और सरसता दोनों का योग है। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। दूसरा मत क्या है? प्रतापशाही की रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी में नायिका भेद तथा ध्वनि का जैसा व्यापक समालोचना हुआ है वैसा रीत काल के अन्य ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता। ये कथन किसका है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। तीसरा मत रस परिपाक और व्यंग्य की दृष्टि से प्रतापशाही का काव्य विशिष्ट है। प्रतापशाही के उपरांत रीत काव्य में कवित्व का चरमोत्कर्ष नहीं मिलता है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए देखते हैं एक दो कथन और इनके बारे में। कथन नंबर 4, इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। यह बराबर एक समान चलती है। यह बराबर एक समान
चलती है। उसमें कहीं भी कृत्रिम आडंबर का उसमें कहीं भी कृत्रिम आडंबर का उसमें कहीं भी कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा नहीं है। अड़ंगा नहीं है। हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष हम प्रताप जी को हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष पद्माकर के समकक्ष पद्माकर के समकक्ष बहुत बड़ा कवि मानते हैं। बहुत बड़ा कवि मानते हैं। इनकी भाषा में कथन क्या है, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उसमें कहीं भी कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा नहीं है। हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष बहुत बड़ा कवि मानते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल। कथन नंबर 5, हम आचार्यत्व और कवित्व और कवित्व हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के रूप में दोनों के रूप में एक अनूठे संयोग की दृष्टि संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो दृष्टि से विचार करते हैं तो हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के रूप में एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम श्रीपति विचार करते हैं तो मतीराम श्रीपति मतीराम श्रीपति और भिखारी दास से और भिखारी दास से ये कुछ 20 ही ठहरते हैं। ये कुछ 20 ही ठहरते हैं।
हम आचार्य और कवित्व दोनों के रूप में एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम श्रीपति और भिखारी दास से ये कुछ बीस ही ठहरते हैं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल। अगला कथन लिखिए। रीतिकाल में जिन कवियों ने रीतिकाल में जिन कवियों ने आचार्यत्व का ठीक से रीतिकाल में जिन कवियों ने आचार्यत्व का ठीक से निर्वाह किया तथा लक्षणों के साथ मौलिक एवं सरस उदाहरणों का प्रयोग किया प्रतापशाही उन आचार्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उन आचार्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। रामस्वरूप चतुर्वेदी। रीतकाल में जिन कवियों ने आचार्यत्व का ठीक से निर्वाह किया तथा लक्षणों के साथ मौलिक एवं सरस उदाहरणों का प्रयोग किया यहां कर लीजिएगा। प्रयोग किया। प्रतापशाही उन आचार्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। और ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आइए इस पेज को एक बार फिर दोहरा देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। इनकी भाषा में बड़ा भारी गुण यह है कि यह बराबर एक समान चलती है। उनमें कहीं भी कृत्रिम आडंबर का अड़ंगा नहीं है। हम प्रताप जी को पद्माकर के समकक्ष बहुत बड़ा कवि मानते हैं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। हम आचार्यत्व और कवित्व दोनों के रूप में एक अनूठे संयोग की दृष्टि से विचार करते हैं तो मतीराम श्रीपति और भिखारी दास से ये कुछ बीस ही ठहरते हैं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। रीतिकाल में जिन कवियों ने आचार्यत्व का ठीक से निर्वाह किया तथा लक्षणों के साथ मौलिक एवं सरस उदाहरणों का प्रयोग किया, प्रतापशाही उन आचार्यों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए एक कवि और देखते हैं, अमीरदास। अगले कवि का नाम है अमीरदास।
अगले कवि का नाम क्या है? अमीरदास। इनका जन्म 1783 ईस्वी, पंजाब। जन्म की बात करें तो जन्म 1783 ईस्वी, पंजाब। और इनके गुरु का नाम लिख लीजिए, रामदास। गुरु रामदास। अमीरदास उदासी संप्रदाय में दीक्षित। अमीरदास उदासी संप्रदाय किसने चलाया था? श्री चंद ने चलवाया था। तो अमीरदास उदासी संप्रदाय में दीक्षित। रचनाएं कौन कौन सी हैं? आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। रचनाएं, सभा मंडल, पहली रचना सभा मंडल। दूसरी रचना इनकी है वृत्त चंद्रोदय। वृत्त चंद्रोदय। तीसरी रचना ब्रज विलास सत्सई। ब्रज विलास सत्सई। अगली रचना का नाम है श्री कृष्ण साहित्य सिंधु। चौथी रचना क्या है? श्री कृष्ण साहित्य सिंधु। शेर सिंह प्रकाश। पांचवी रचना क्या है? शेर सिंह प्रकाश। अगली रचना फाग पचीसी। फाग पचीसी। सभा मंडल, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास सत्सई, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, शेर सिंह प्रकाश, फाग प्रकाश। आप ये बताना जय सिंह प्रकाश किसकी रचना है? आपको ये बताना है जय सिंह प्रकाश किसकी रचना है। कमेंट में बताना। और हमने इसी क्लास में पढ़ाया भी है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछने का कोई औचित्य नहीं है। चलो हम ही बता देते हैं। जय सिंह प्रकाश प्रताप शाही की रचना है। 7 नंबर पे लिखिए ग्रीष्म विलास। ग्रीष्म विलास। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछना तो बनता ही है। आप ये बताना हमको कविकुल कल्पतरु, नोट कर लीजिए, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? आपको ये बताना। आइए अमीरदास में लिखते हैं ग्रीष्म विलास, भगवत रत्नाकर। भगवत रत्नाकर। 9 नंबर पे लिखिए दूषण उल्लास। दूषण उल्लास।
10 नंबर पे वैद्य कल्पतरु, वैद्य कल्पतरु आपको क्या बताना है? कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है? 11 नंबर पर लिखिए अश्व संहिता प्रकाश, अश्व संहिता प्रकाश अमरदास, अगली रचना क्या है? अमरदास। ये हो गई अमीरदास की रचनाएं। हम देख रहे हैं अमीरदास के बारे में। अमीरदास का जन्म 1783 ईस्वी पंजाब में हुआ था। गुरु कौन है? रामदास है। अमीरदास उदासी संप्रदाय में दीक्षित है। उदासी संप्रदाय किसने चलवाया था? श्रीचंद्र ने चलवाया था। रचनाएं कौन कौन सी है? सभा मंडल, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास सत्सई, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, शेर सिंह प्रकाश, खांतशीसी, ग्रीष्म विलास, भगवत रत्नाकर, दूषण उल्लास, वैद्य कल्पतरु, अश्व संहिता प्रकाश, अमरदास, ये रचनाएं हैं। और इनके बारे में एक दो कथन है, आप लोग लिख लीजिए, ऐसे स्टार बनाकर लिख लीजिए। विषय वैविध्य की दृष्टि से, विषय वैविध्य की दृष्टि से विषय वैविध्य की दृष्टि से अमीरदास रीत काल के अमीरदास रीत काल के सबसे बड़े कवि ठहरते हैं, सबसे बड़े कवि ठहरते हैं। और ये कथन किसका है? ये कथन है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला क्या है? अमीरदास के काव्य में रीत व भक्ति, अमीर दास अमीरदास के काव्य में रीति व भक्ति, रीति व भक्ति का अनूठा संयोग है, का अनूठा संयोग है। और ये किसने कहा है? ये कहा है रामस्वरूप चतुर्वेदी। अमीरदास के काव्य में रीत व भक्ति का अनूठा संयोग है, ये किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी। ये आचार्य, भक्त तथा कवि तीनों थे। ये आचार्य, भक्त तथा कवि तीनों थे। ये किसने कहा? ये कहा रामचंद्र शुक्ल।
आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हम देख रहे हैं अमीर दास के बारे में। अगर अमीर दास का जन्म देखा जाए तो कब हुआ था? 1783 ईस्वी। कहां पर हुआ? पंजाब में। गुरु कौन थे? रामदास। अमीर दास उदासी संप्रदाय में दीक्षित थे। उदासी संप्रदाय किसने चलवाया था? श्रीचंद ने चलवाया था। रचनाएं कौन सी है? सभा मंडल, वृत्त चंद्रोदय, ब्रज विलास सत्सई, श्री कृष्ण साहित्य सिंधु, शेर सिंह प्रकाश, ठाक पचीसी, ग्रीष्म विलास, भगवत रत्नाकर, दूसर उल्लास, वैद्य कल्प तरु, अश्व संहिता प्रकाश, अमरदास। 3 कथन है। पहला कथन क्या है? विषय वैविध्य की दृष्टि से अमीर दास रीत काल के सबसे बड़े कवि ठहरते हैं। ये किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा। अमीर दास के काव्य में रीति व भक्ति का अनूठा संयोग है। ये किसने कहा? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा। ये आचार्य, भक्त तथा कवि तीनों थे। ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। अमीर दास यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हमारे अगले कवि हैं पद्माकर, और इनकी क्लास थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। उसके पहले एक चीज और है, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक करने का कष्ट करें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।